श्रीवास्तव जी, अप्रैल की बात इन्होंने की थी अभी। अप्रैल के अलावा कौन कौन से सेक्टर आपको लग रहा है जहां पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और सरकार को करना क्या चाहिए अभी इमीडिएट इस हालात को संभालने के लिए? देखिए, अगर हम फ्रेमवर्क में देखें तो 30% वैल्यू वाइज जो गुड्स हैं उसमें जैसे स्मार्टफोन्स हैं, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, सारे नहीं कुछ, या फार्मास्यूटिकल्स एपीआई है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनमें टैरिफ नहीं लगेगा। आधे ऑटो कंपोनेंट, हमारा $6.4 बिलियन का ऑटो कंपोनेंट जाता है यूएस में, उसमें आधे में 25% लगेगा, बाकी आधे में 50 लगेगा। इसके अलावा जितना बचता है हमारा 66, 2/3, उनमें 50% लगेगा। अब देखिए, 50% जो टैरिफ होगा उसको गवर्नमेंट कुछ भी करे उसको सब्सिडाइज नहीं कर सकती है। और एक और बात है, मान लीजिए कि ये तो 50% किया नहीं जा सकता है, और अगर गवर्नमेंट करती है तो यूएस तुरंत काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देगा उसके ऊपर। तो अब आते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा परेशानी होगी। तो हम शुरू करते हैं श्रिम्प से। हमारा करीब $2 बिलियन का एक्सपोर्ट है यूएस को, और हमारा करीब 40% श्रिम्प यूएस मार्केट में जाता है। अभी केवल उसमें 7 से 10% टैरिफ होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी का, अब उसमें 50 जुड़ जाएगा, 57। तो इतना अधिक हमारा अगर श्रिम्प महंगा हो जाएगा तो बाकी देश हैं, चिली है, कनाडा है, इक्वेडोर है, वहां से श्रिम्प आएगी, हमारा श्रिम्प एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर आ जाएगा। सिमिलरली हम अपना डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट लेते हैं। अब गोल्ड ज्वेलरी हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें अधिकतर मैकेनिकल ज्वेलरी होती है। मैकेनिकल ज्वेलरी में 3-4% वैल्यू एडिशन होता है। अब उसके ऊपर अगर 50% हम कॉस्ट लगाएंगे तो आप सोचिए, मान लीजिए गोल्ड की जो भी वैल्यू है, मान लीजिए कि 100 रुपए का 1 ग्राम है, अगर वो 150 रुपए की ज्वेलरी है तो कोई लेगा नहीं उसको। तो गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी ऑलमोस्ट बंद होने कगार पे हो जाएगा। ऐसे ही डायमंड की बात है, 50% मार्जिन के साथ में बिकेगा नहीं, तो बहुत सारी जो इंडियन डायमंड फर्म्स हैं वो शायद बेल्जियम शिफ्ट होंगी, वहां से पॉलिश करके लार्ज साइज के डायमंड यूएस भेजेंगी। इसके अलावा जो है टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स भी हमारा 5 बिलियन से अधिक यूएस जा रहा है, वहां भी 50% टैरिफ लगेगा। उसमें भी पहले से ही टैरिफ 6 से 7% था, 50 और 6 56% हो गया वहां पर। तो हमें चाइना से बहुत ज़्यादा कंपटीशन पड़ेगा और हम ऑलमोस्ट मार्केट के बाहर हो जाएंगे। लो एंड इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनरी में भी ऐसे ही है। अभी 2 से 3% एमएफएन टैरिफ था, उसमें 50% जोड़ देंगे तो हम चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, हर एक के कंपटीशन की वजह से यूएस मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो 2/3 जो हमारा एक्सपोर्ट है, जहां 50% टैरिफ लग रहा है, उसमें मेरे हिसाब से 70 से 90% गिरावट एक साल में आनी चाहिए। अब इससे बचने के लिए दो तरीका एक दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म में मार्केट को डाइवर्सिफाई करिए, और दूसरा सरकार इमीडिएट स्टेप ले। तो ये जो इमीडिएट स्टेप वाली बात है, आपके हिसाब से 2-3 बड़े स्टेप क्या होने चाहिए सरकार की तरफ से? एक, जैसा मिथिलेश्वर जी ने बताया, मुझे समझ में आता है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। ये स्कीम छोटे उद्यमी यूज करते थे, पिछले साल तक थी। इसका एनुअल बजट 2,500 करोड़ हुआ करता था, सरकार ने पता नहीं क्या सोचकर इसको एबॉलिश कर दिया। तो हम चाहते हैं ये स्कीम बहुत बड़े फॉर्म में 2,500 से बढ़ा के 15,000 करोड़ का एनुअल बजट किया जाए, और न केवल स्मॉल फर्म्स, सारे फर्म्स को इसका फायदा दिया जाए। इससे क्या होगा, जो ये बैंक से लोन लेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरा करने के लिए, वो जीरो, ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट पर इनको मिलेगा, जिससे वो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो ये सरकार कर सकती है। और मुझे जो बातें की जा रही हैं कि जल्दी से आप यूरोप के साथ में एफटीए कर लीजिए, यूके का साइन हो गया है उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। देखिए, हमारा रिकॉर्ड ये है, इन सब जगह बहुत धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। ये सब देशों में टैरिफ वैसे ही बहुत कम है, तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा हमको डोमेस्टिक रिफॉर्म से। जैसे हमने इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम की बात की, वैसे ये टाइम है हमारा इंटरनल रिन्यूअल के लिए। हमारा जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो लिमिट पहुंच गया है अपनी एक्सपोर्ट की। 440 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है ग्लोबल, वो 440 का 500 हो जाएगा, 550, 600 हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा। उसके ऊपर बढ़ना है तो ये बहुत टाइम है हमें कि हम डीप रिफॉर्म्स लें। डीप रिफॉर्म्स का मतलब, हमारे यहाँ आज डीप मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है, हम सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में या मशीनरी में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन देते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं या डोमेस्टिक यूज करते हैं। तो जो डीप रिफॉर्म्स होंगे
वो उसमें पावर रिफॉर्म्स होंगे, लैंड रिफॉर्म्स होंगे, कैपिटल रिफॉर्म्स होंगे, ये सब रिफॉर्म्स हैं, टैक्स रिफॉर्म्स होंगे, जीएसटी रिफॉर्म्स होंगे, तभी हमारी कॉस्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स कम होगी, नए प्रोडक्ट बनेंगे, डीपर मैन्युफैक्चरिंग होगी। और वो हमारा अकेला रास्ता है। चाइना ने वही अपनाया, जापान ने वही अपनाया, और कोई रास्ता नहीं आगे बढ़ने का। तो हमको ये लेना चाहिए जो यूएस ने हमें मार दी है, ये हमें इंटरनल सोचने मजबूर होना चाहिए। और मैंने देखा है कि सरकार भी बात कर रही है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम डीप रिफॉर्म्स लाएंगे। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम कुछ डीप रिफॉर्म्स लें, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स कम हो, जिससे हमारा तो एक ओवरऑल अपॉर्चुनिटी कॉम्पिटिटिवनेस के बढ़े। तौर पे, हाँ, जी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे बिल्कुल। इसको हम लोग लें। और मिथिलेश्वर जी, एक ऑप्शन और मुझे दिख रहा था कि जो भी एक्सपोर्ट यूनिट है, ये कितना फिजिबल है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं भेज पा रहे हैं तो रॉ मटेरियल उनके पास पड़ा हुआ है, तो डोमेस्टिक मार्केट में उसको सेल करें। इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट तो काफी वाइब्रेंट है। इनफैक्ट पूरा जो मार्केट साइज है अभी करेंटली टेक्सटाइल का, वो आप देखेंगे कि 175 बिलियन यूएस डॉलर है। इसको हम लोग प्लान करें कि 350 बिलियन डॉलर हो जाए 2030 तक। तो डोमेस्टिक मार्केट में है कि कंप्लायंसेस की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ कि हमारा एक्सपोर्ट में एक और बड़ा प्रॉब्लम है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है। वो है कि हमारा एक्सपोर्ट बास्केट जो है वो ग्लोबल डिमांड से अलाइंड नहीं है। जो टॉप ग्लोबल डिमांड प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग नहीं बनाते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं वी एक्सपोर्ट व्हाट वी प्रोड्यूस रादर देन प्रोड्यूसिंग व्हाट इज एक्सपोर्टेबल। तो इसमें हमने देखा है गारमेंट सेक्टर में आइडेंटिफाई करें तो जैसे कि बहुत ज़्यादा डिमांड है आउटर वेयर्स का, लोअर्स का जिसको बॉटम्स कहते हैं, या एथलेजर्स का है, उसमें हम लोग वीक हैं। और हमने देखा है कि उसकी जो वर्कर्स की जो एबिलिटी है वो उनको मैन्युफैक्चर करने की बड़ी लिमिटेड है। वो ट्रेनिंग, तो हम लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस किया जाए। बिकॉज एक टर्मिनोलॉजी है सैम करके, स्टैंडर्ड अलॉट मिनट, जिसमें ज़्यादा सैम है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कम होते हैं। दूसरा हमारा प्रॉब्लम जो पेरिनियल है, जो सब लोग जानते हैं कि हम लोग समर सेंट्रिक हैं, कॉटन सेंट्रिक हैं, इसलिए हमारा 65% शेयर हुआ है, 35। और पूरी दुनिया जो है वो एमएफ गारमेंट की तरफ मूव हो रही है। उसके लिए पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन पीएलआई में बहुत सारी खामियां हैं जो हम लोगों ने सरकार को पॉइंट आउट किया है। बिकॉज जो पीएलआई एक्चुअली एपल इंडस्ट्री के लिए डिजाइंड नहीं थी। हमने कहा है कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड को कम किया जाए, उसके वैल्यूएशन रिक्वायरमेंट्स को रिवाइज किया जाए और इसको इंडस्ट्री नॉर्म से अलाइन किया जाए। वो भी हम लोगों ने कहा हुआ है। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अफ्रीका में कुछ है नहीं। लैटिन रसा का एक इंपॉर्टेंट मार्केट है जहाँ 7 बिलियन का है, वहाँ हम लोग कर सकते हैं। रिपीटेड एक्टिवेटेड है और रसा में यूरोपियन ब्रांड्स डिसअपियर हो गए हैं। तो रसिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं और कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिको है जहाँ अनदर कुछ 7 बिलियन डॉलर का वहाँ ग्लोबल इंपोर्ट होता है, उस मार्केट को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। जापान में हम लोग काफी दिन से ट्राई कर रहे हैं। जापान वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर है, कुछ 24 बिलियन यूएस डॉलर का वहाँ ग्लोबल ट्रेड होता है। बट हम लोग सेपा होने के बावजूद उस मार्केट को ज़्यादा नहीं हमारा पेनिट्रेशन हो पाया था, क्योंकि उनकी एथनिसिटी, उनके डिज़ाइन जो है ना इंडियन मैन्युफैक्चरिंग से मैच नहीं करते थे। बट ऑफ लेट हम लोगों ने काफ़ी मतलब जापान के जो मेजर ब्रांड के साथ एंगेज किया है, चाहे वो यूनिक्लो हो या डिस्ट्रिया हो या तो, और वो लोग ऑलमोस्ट, लेकिन जापान को ऑन बोर्ड करने उनका क्वालिटी नॉर्म्स बड़े स्ट्रिंजेंट है एंड दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम टू ऑन बोर्ड। बट तो जापानीज समय लगेगा नहीं, बट अभी हम लोग ऑलमोस्ट वो ब्रेक थ्रू हो चुका है, क्योंकि हम लोग जापान के साथ बहुत डीपली एंगेज कर रहे हैं। तो वो मार्केट हमें लगता है कि हम लोग बहुत स्विफ्टली उसको वहाँ हम लोग बहुत आराम से कैप्चर कर पाएंगे मार्केट को। हाँ, बिल्कुल। एम्बेसडर अरुण कुमार सिंह साहब की ये इस हालात में आपको क्या लगता है कि कुछ डिप्लोमेटिक चैनल भी खोल के रखे होंगे, जाहिर तौर पे सरकार अभी बता नहीं रही है, या फिर हम लोग इसको न्यू नॉर्मल मान के चलें कि यूएस के साथ अभी रिलेशन हमारे जब तक ट्रम्प साहब हैं तब तक कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं, तो हमें रिस्क को डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ेगा, हेज करके रखना पड़ेगा? नहीं, बातचीत तो जरूर चल रही होगी, लेकिन और ट्रम्प साहब अपने पॉलिसीज को बदल भी देते हैं। आज एक पॉलिसी होती है, कल दूसरी होती है, तो बदल भी सकते हैं। तो इसलिए बातचीत जारी रहे, लेकिन और कभी न कभी तो मामला सुधरेगा, क्योंकि भारत के लिए अमेरिका के साथ जो रिश्ते महत्वपूर्ण हैं और अमेरिका के लिए भी भारत से जो रिश्ते महत्वपूर्ण हैं।
क्योंकि अमेरिका जैसे हो सकता है चीन के साथ एक ट्रेड डील कर ले, उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन वो ट्रेड डील करते भी हैं तो एक महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका ने कहा है कि उनका मेन इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री राइवल चाइना है, और चाइना ही ऐसा देश है जो विश्व स्तर पे अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है। तो अगर वो ये कंपटीशन होगा उनका चाइना के साथ, तो इसमें उनको डील करने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण पार्टनर रहेगा। अब जैसे भारत में 1700 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है, जो कि कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए, उनके ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए। 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन में जो इंजीनियर्स हैं वो भारत में है। तो अमेरिका जानता है कि उनके लिए भी ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। तो कभी ना कभी तो मामला सुधरेगा, लेकिन सुधरेगा उस समय भी भारत में ये धारणा बनी रहेगी कि अमेरिका ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो एक अनरिलायबल पर्सीव पार्टनर हो सकता है। तो उस और जो पिछले 25 साल से जो लोगों ने मेहनत की है उस पर थोड़ा एक इम्पैक्ट होगा, तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगा और लोग रिलेशनशिप को फिर डीपन करेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हमको ये सोचना होगा, और जब तक ये मामला सुधरता नहीं है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रंप के जब तक राष्ट्रपति ये नहीं सुधरेगा तो सुधर सकता है और सुधरने की गुंजाइश भी है, लेकिन सुधरने के बावजूद इस धारणा को लोग लगा के रखेंगे।